Bismillahirrahmanirrahim. IT Essentials in Urdu Day 1. Welcome everyone. My name is Sayyid Muhammad Faraz Ata and I am your trainer for this entire series of IT Essentials course in Urdu. We are offering this course on the platform of Networks Professionals in collaboration with Cisco Networking Academy. First of all, I would like to thank Mr. Ahmed Nadeem Malik for offering the Learn and Get Free Certifications program. Through this program, students can learn IT Essentials and many other courses like CCNA, Cybersecurity, Linux, and many more for free. There is no cost for these courses, and you can also get free certifications, international recognition letters from Cisco CEO, and many other digital things. So, in this video, we are going to discuss the course of IT Essentials. क्योंकि ये वीडियो जो है ये उर्दू में है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है इस कोर्स का वो भी आपको उर्दू में दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन या आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक स्टूडेंट नज़र आ रहा है जो कि लैपटॉप बैठा हुआ है और आज वो बहुत खुश है। इससे पहले ये स्टूडेंट इतना खुश नहीं था। इसकी क्या वजह है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इस स्टूडेंट का नाम असल में पप्पू है। पप्पू आज से पहले इतना खुश नहीं था जितना आज आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पप्पू की ये ख्वाहिश थी कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी की स्किल्स के बारे में सीखे। और क्योंकि पप्पू एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसका जो शौक़ है वो कंप्यूटर की दुनिया में आने का है, लेकिन उसकी जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो किसी एकेडमी, किसी स्कूल या किसी कॉलेज में जाके तालीम हासिल कर सके और स्पेसिफ़िकली कंप्यूटर की तालीम हासिल कर सके। लेकिन आज पप्पू को ये पता चला है कि नेटवर्क्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसका नाम IT एसेंशियल्स है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और सबसे मज़े की बात, वो उर्दू में होंगी। तो पप्पू आज इसलिए बहुत खुश है। तो आज के इस वीडियो में हम IT एसेंशियल्स का जो कोर्स है उसका कोर्स कंटेंट देखेंगे और हम ये जानेंगे कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कौन सी सर्टिफिकेशंस, कौन से लेटर्स, कौन से डिजिटल बैजेस और क्या क्या आपको फ़ायदे हासिल होंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं कि ये लोग, किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए, अभी हम इस कोर्स में देखेंगे। और आपको कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा लेटर और कौन सा बैज मिलेगा वो इस वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो के आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स करने के बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे जॉब्स, कौन सी जॉब्स हासिल कर सकते हैं और कौन सी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। तो आइए पप्पू के साथ मिलके हम इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। जी, सबसे पहले हम IT एसेंशियल्स का जो कोर्स है उसका कोर्स ओवरव्यू देखेंगे। बेसिकली IT एसेंशियल्स का जो कोर्स है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स को कवर करता है, जो कि एंट्री लेवल की IT जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसमें स्टूडेंट्स मुख्तलिफ स्किल्स को सीखेंगे, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स को सीखेंगे जिनकी मदद से आप कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उनको ट्रबल शूट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम मोबाइल डिवाइसेस के बारे में इसमें जानेंगे और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ है तो उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इस बारे में हम जानेंगे। इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं? ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि एंट्री लेवल की हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर स्किल्स को सीखना चाह रहे हैं और टेक्निकल सपोर्ट की जो जॉब्स होती हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और ये जो कोर्स है इसका कंटेंट CompTIA A+, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एंट्री लेवल की सर्टिफिकेशन है, उसके तहत डिज़ाइन किया गया है ताकि आप इसको पढ़ने के बाद CompTIA A+ की एग्ज़ाम्स दे सकें। और ये जो कोर्स है ये फर्स्ट स्टेप है अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में आना चाहते हैं और CCNA का कोर्स करना चाहते हैं। इस कोर्स में कितने चैप्टर्स हैं और आपको कितनी प्रैक्टिकल लैब्स मिलेंगी वो हम देखते हैं इसमें लर्निंग कंपोनेंट्स में। टोटल इस जो कोर्स है हमारा IT एसेंशियल्स का, इसमें 14 चैप्टर्स हैं
और इसमें प्रैक्टिकल 83 लैब्स आपको मिलेंगी और 128 इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ से मुराद इसमें कुछ गेम्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें क्विज़ेस शामिल हैं जो कि आपको नॉलेज को एसेस करेंगी ताकि आप इस कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ के फिर इसके एग्ज़ाम्स पास करके इसका सर्टिफिकेशंस हैं उसको हासिल कर सकें। इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर जो सिस्को का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रैक्टिकल लैब कर सकते हैं, उसकी 6 एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आप 14 चैप्टर एग्ज़ाम्स आपको देना होंगे और फिर इसके कुछ फाइनल एग्ज़ाम्स हैं ताकि आप अपनी सर्टिफिकेशंस हासिल कर सकें। अब हम ये देखते हैं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स का जो टारगेट ऑडियंस है वो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स, सेकेंडरी लेवल से मुराद मैट्रिक या ओ लेवल के स्टूडेंट्स या 2 ईयर कॉलेज वोकेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वोकेशनल। वोकेशनल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि टेक्निकल तालीम हासिल करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में लोग DAE करते हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, और इंटरनेशनल लेवल पे लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं ताकि वो कोई जॉब हासिल कर सकें। इस कोर्स के लिए प्री रिक्विजिट कोई नहीं है। इस कोर्स से पहले आपको क्या नॉलेज होना चाहिए उसकी कोई उस पर पाबंदी नहीं है कि आपके पास मैट्रिक में आपने साइंस किया हो या आर्ट्स की हो, उस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो कि मेडिकल में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, कोई भी स्टूडेंट वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इस कोर्स की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बहरहाल ये कोर्स मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसका कोर्स कंटेंट है जो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसके एग्ज़ाम्स सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं क्योंकि जो CompTIA A+ की सर्टिफिकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। ये जो कोर्स है ये इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स है और इसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है जो कि आपको ये कोर्स पढ़ा सके। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दिया जाएगा, आपको एक लेटर दिया जाएगा सिस्को के CEO की तरफ से। और ये जो कोर्स है ये ओवरऑल 70 आवर्स, एस्टिमेटेड 70 आवर्स का कोर्स है। और अगर आप IT एसेंशियल का कोर्स कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो सिस्को आपको रिकमेंड कर रहा है वो CCNA की सर्टिफिकेशंस हैं। आपको कम से कम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में इल्म होना चाहिए, उसके लिए आप CCNA का कोर्स कर सकते हैं। ये तो था एक मुख्तसर सा तारुफ IT एसेंशियल्स का। अब हम जाएंगे सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे और वहाँ पे इस कोर्स को एक्सेस करेंगे और हम इसका जो कोर्स कंटेंट है उसको स्टडी करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको कौन सा लेटर दिया जाएगा और क्या क्या बेनिफिट इस कोर्स में दिए जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में आपको कौन सा सर्टिफिकेशन दिया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स, जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कौन कौन सी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसका जो कोर्स कंटेंट है उसको हम स्टडी करते हैं। जी, तो आपको जो स्क्रीन पे एक वेबसाइट नज़र आ रही है, बेसिकली ये सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की वेबसाइट है जिसको netacad.com भी कहा जाता है, जो कि सिस्को का LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस टाइम आपके सामने एक कोर्स नज़र आ रहा है जिसका IT एसेंशियल का कोर्स आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए, इस IT एसेंशियल के कोर्स में कैसे इनरोल हुआ जाए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और हमारे पेज पे जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या आप हमारी वेबसाइट विज़िट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि इस वेबसाइट पे अकाउंट एक्टिवेशन कैसे होती है, उसके लिए आप हमारी वीडियो के ये जो कोर्स है ये क्या है, बेसिकली हमारा ये जो लर्न एंड गेट फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये क्या है, और इसमें जो सिस्को नेटरगैट का अकाउंट है वो कैसे क्रिएट किया जाता है और कोर्स को कैसे स्टडी किया जाता है, उसके लिए हमारी एक अलहदा से वीडियो है। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा ताकि आप वो देख सकें। तो मैं सिंपली यहाँ पर लॉन्च कोर्स पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि हम इस कोर्स को, जो कोर्स कंटेंट है वो देख सकें। यहाँ पे आपको स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं।
ये कोर्स कंटेंट को डिस्कस करने के बाद हम इनको डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे कि इस कोर्स में कौन कौन से एग्ज़ाम्स शामिल हैं। तो सिंपली मैं फ़िलहाल लॉन्च कोर्स पे क्लिक करूँ। तो लॉन्च कोर्स को ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है जिसमें IT एसेंशियल्स का जो कोर्स है वो आपको नज़र आ रहा है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस कोर्स में ओवरऑल 14 चैप्टर्स हैं। तो हम 1 बाई 1 इसका जो चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे और इस कोर्स का जो कंटेंट है उसको देखेंगे कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर। चैप्टर 1 में आपके 3 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे पहले सेक्शन का नाम है पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स का जो सेक्शन है उसमें आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ इन आ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि एक जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स की मदद से काम करता है। इसके अलावा आपकी जो ज़िंदगी होती है वो आपकी जॉब और आपके किसी भी काम से, आपके पैसे से भी इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए हम जो टॉपिक नंबर 2 है उसमें इलेक्ट्रिकल एंड EST सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि हम जो डिवाइसेस यूज़ करके हैं, क्योंकि वो बिजली पे चलती हैं और इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल करती हैं, तो हम जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है और EST सेफ्टी है, हम वो सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करके अपने आप को किसी हादसे से बचा सकते हैं। तो सेक्शन 1 में हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इलेक्ट्रिकल और EST सेफ्टी क्या है। सेक्शन 2 जो चैप्टर 1 का सेक्शन 2 है उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर का केस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा टॉपिक 1 जो सेक्शन 2 का टॉपिक 1 है उसमें हम देखेंगे कि पावर सप्लाईज़ क्या होती हैं और हम जो पावर सप्लाईज़ को मदरबोर्ड्स पे कनेक्ट करते हैं उनके लिए कौन कौन से कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और पावर सप्लाई क्या वोल्टेज इस्तेमाल करती है, उसको कितना करंट चाहिए होता है। टॉपिक 2 में हम मदरबोर्ड्स के बारे में जानेंगे। मदरबोर्ड्स बेसिकली एक चिप बोर्ड होता है जिसकी मदद से आपका पूरा जो कंप्यूटर है वो फंक्शन करता है। आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि मदरबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं और मदरबोर्ड्स जो हैं वो कितने डिज़ाइंस के होते हैं और मदरबोर्ड्स पे कितने कंपोनेंट्स होते हैं, चिपसेट क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। टॉपिक 3 जो सेक्शन 2 का टॉपिक 3 है उसमें हम CPU के बारे में जानेंगे। CPU यानी कि प्रोसेसर क्या होता है। इसके अलावा हम इसमें कूलिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। आपका कंप्यूटर जब वर्क करता है, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं तो ये हीट अप हो जाता है। जिसमें जब प्रोसेसिंग होती है तो आपका कंप्यूटर हीट अप हो जाता है। तो उसके लिए हम कूलिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए या हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। उसमें आपका जो काम है उसमें कोई खलल ना हो, आपका सिस्टम स्लो ना हो सके, तो उसके लिए हम कूलिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कूलिंग सिस्टम जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं और हमें कौन सा कूलिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा मुफीद है, हमें कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए। टॉपिक नंबर 4 में हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती है। आपकी कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी होती है जिसको रोम कहते हैं, या आपकी कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम कहते हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि रोम क्या होती है, रोम और रैम में क्या डिफरेंस है और रोम की कितनी टाइप्स हैं और हमें अपने जो पीसीज़ हैं उसमें कौन सी रोम या रैम इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि मोस्ट एडवांस रोम या रैम कौन सी है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रैम की कितनी टाइप्स हैं, रोम की कितनी टाइप्स हैं। टॉपिक नंबर 5 में हम अडाप्टर कार्ड्स के बारे में जानेंगे कि अडाप्टर कार्ड्स क्या होते हैं। जिस तरह हम, अगर आप में से कोई गेमिंग का शौक़ रखता है तो आप जानते होंगे कि आपको वीडियोग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली वो एक अडाप्टर कार्ड होता है। हम ये जानेंगे कि वीडियोग्राफिक कार्ड क्या होता है और अडाप्टर कार्ड्स क्या होते हैं और हम इनको कहाँ पे कंप्यूटर में किस जगह पे लगा सकते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं और अडाप्टर कार्ड्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है। टॉपिक नंबर 6 में हम हार्ड डिस्क ड्राइव्स
और SSDs के बारे में जानेंगे और हम इसमें देखेंगे कि HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स SSD में क्या डिफरेंस है। इसमें हम देखेंगे कि इनके मुख्तलिफ इंटरफेसेस क्या होते हैं और इनको हम अपने कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 7 में हम ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करेंगे, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की, जिसमें हम CD और DVD की बात करेंगे कि हम ऑप्टिकल जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको हम अपने कंप्यूटर में किस जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमें कौन सी केबल और कौन सा कनेक्टर चाहिए होगा, और ऑप्टिकल डिवाइसेस जो होती हैं उनकी मेमोरी कितनी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है, वो किस स्पीड से काम करती हैं। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे कि जो पोर्ट्स हैं या केबल्स हैं या अडाप्टर्स हैं जो कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने अगर अपने प्रोसेसर को कनेक्ट करना है मदरबोर्ड के साथ, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि प्रोसेसर को अटैच करने के लिए आप कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, कौन सा अडाप्टर या पोर्ट इस्तेमाल करेंगे, कौन सी केबल इस्तेमाल करेंगे। हम हार्ड ड्राइव का देखेंगे कि हार्ड ड्राइव को आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी जो केबल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन सी पोर्ट्स होती हैं, कंप्यूटर पे कितनी पोर्ट्स होती हैं, और हम ये देखेंगे कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन पे बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं लेकिन हमें उन तमाम का इल्म नहीं होता। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कम से कम ये इल्म हो जाएगा कि आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप पे जो पोर्ट्स हैं वो उनका मकसद क्या है और आप उनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 9 जो चैप्टर 1 का है, सेक्शन 2 का है, उसमें हम इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारी हदायत के मुताबिक कंप्यूटर काम करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कितनी टाइप्स की हैं, और जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइसेस उसमें आपको कीबोर्ड और माउस का इल्म है, लेकिन हम इसमें ओवरऑल IT की जो दुनिया है जिसमें मेडिकल की फील्ड आ जाती है, इंजीनियरिंग की फील्ड आ जाती है, इसके अलावा कोई भी फील्ड जहाँ पे IT या कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है उसमें बहुत सारी, जिस तरह अगर आप किसी बिज़नेस की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जिसमें आपको जॉयस्टिक, अगर गेमिंग के लिए आपको गेमिंग का शौक़ है तो आपको गेम कंट्रोलर या जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइसेस मिलेंगी। अगर आप कोई दुकान है या कोई आपका बिज़नेस है उसमें आपको बार कोड रीडर्स मिलेंगे या NFC डिवाइसेस मिलेंगी। तो ये बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, हम इनको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और ये कितने टाइप की हैं और किस डिवाइस का क्या काम है, उससे हम क्या काम ले सकते हैं। टॉपिक नंबर 10 में हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिसकी एग्जांपल जो है वो मॉनिटर या आप प्रोजेक्टर कह सकते हैं कि ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि VR और AR वर्चुअल रियलिटी ये हेडसेट्स क्या होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये एक आउटपुट डिवाइस की टाइप है। इसके अलावा हम प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे और स्पीकर्स और हेडफोन्स, क्योंकि ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो सेक्शन 3 है वो कंप्यूटर डिसअसेंबली के बारे में है। डिसअसेंबली से मुराद, इस टॉपिक में हम कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड से अलहदा करना, एक दूसरे से जुदा करना सीखेंगे कि हम तमाम कंपोनेंट्स को कैसे अलहदा कर सकते हैं, कंप्यूटर को डिसअसेंबल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्नीशियन टूल किट क्या होती है, कौन से टूल यूज़ होते हैं कंप्यूटर को डिसअसेंबल करने के लिए और किस टूल का क्या यूज़ है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। फिर हम टॉपिक नंबर 2 जो है सेक्शन 3 का, उसमें कंप्यूटर की डिसअसेंबली के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे डिसअसेंबल किया जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1, जिसमें हमने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, PC के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमने हार्ड ड्राइव्स की बात की, रैम, CPU, तमाम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स, और इसके अलावा हमने एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की बात की। और फिर हमने देखा कि हम कंप्यूटर को डिसअसेंबल करने के लिए कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं। तो ये चैप्टर 1 में हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 जो है उसका नाम है PC असेंबली। तो इसमें हमारा एक सेक्शन है जिसमें हम कंप्यूटर को जोड़ा कैसे जाता है। तमाम हमने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और उनको हम डिसअसेंबल कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि PC को
असेंबल कैसे किया जाता है। आपने अगर एक नया पीसी बनाना है, आप कोई किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप एक न्यू कंप्यूटर बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसके जितने भी न्यू कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में असेंबल करना होगा। तो हम इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर को असेंबल कैसे किया जाता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो जर्नल एंड फाइल सेफ्टी है। जिस तरह हम फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी जो है वो किसी भी चीज़ से इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी वो अक्सर एक जुमला कहा जाता है, जान है तो जहान है। तो इससे मुराद ये है कि अगर आप ज़िंदा हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी जर्नल और फाइल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टॉपिक नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल फाइल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उनमें हमें अमल दरामद करना चाहिए। जिस तरह अगर हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। टॉपिक नंबर 2 जो है सेक्शन 1 जो कंप्यूटर पीसी असेंबली का है, उसमें हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर का केस कैसे ओपन कर सकते हैं और हम उसमें पावर सप्लाई जो है उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस कोर्स में मुख्तलिफ आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी मिलेगी। वीडियो के थ्रू आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि आप एक प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा कि आप एक जो कंप्यूटर सप्लाई है उसको कंप्यूटर केस में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या असेंबल कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 में हम देखेंगे कि एक मदरबोर्ड जो है उसके साथ हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे असेंबल कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 4 में हम जितनी भी इंटरनल ड्राइव्स हैं, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव है या एसएसडी है या ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, ये ऑप्टिकल ड्राइव्स, ये जितनी भी ड्राइव्स हैं ये इंटरनल ड्राइव्स होती हैं, क्योंकि ये इंटरनली हम असेंबल करते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इंटरनल ड्राइव्स को हम कैसे असेंबल कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 5 में हम अडाप्टर कार्ड्स को कैसे असेंबल किया जाता है, जिसमें हमने वीडियो अडाप्टर कार्ड देखा था। आप इसी तरह नेटवर्क अडाप्टर कार्ड होता है और भी बहुत सारे अडाप्टर कार्ड्स होते हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल आप इजाफी तौर पे कोई एक्सटर्नल जो कंपोनेंट है वो लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अडाप्टर कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो या आप अगर प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप इजाफी तौर पे एक अडाप्टर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आप एक अडाप्टर कार्ड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम टॉपिक नंबर 6 में जो एडिशनल एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, जिसकी एक एग्जांपल आपका एसडी कार्ड है या आपकी यूएसबी है, जो कि हम एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम देखेंगे कि हम एक्सटर्नल जो डिवाइसेस हैं उनको कैसे असेंबल कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 7 में हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ केबल्स जो हैं, अब हमने मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स थे उनकी असेंबली तो देख ली कि हम सीपीयू को कैसे केस में हम असेंबल करेंगे, मदरबोर्ड के साथ कंपोनेंट्स को कैसे जोड़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने उसकी केबलिंग नहीं की, मतलब हर जो कंपोनेंट है उसको हमने केबल के थ्रू असेंबल नहीं किया। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे केबल्स के थ्रू मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड के साथ या एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे असेंबल कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है वो एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में है। जिस तरह कि हमने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर का, उसमें हमने तमाम हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम डीपली कंप्यूटर हार्डवेयर का जो एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर है, सीपीयू के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, मदरबोर्ड के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो हम अब जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको बहुत ज़्यादा डीपली डेमोन्स्ट्रेट करने की तरफ जा रहे हैं। तो सेक्शन 1 जो हमारा है चैप्टर नंबर 3 का, उसमें हम देखेंगे कि पोस्ट, बायोस, सीमोस और यूईएफआई ये जो टर्म्स हैं ये क्या होती हैं। पोस्ट का प्रोसेस क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये प्रोसेसेस कुछ चलते हैं, तो इसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, और इसी तरह यूईएफआई ये बायोस की टाइप है, अपडेटेड वर्जन है बायोस का। तो हम ये देखेंगे कि जब आपका कंप्यूटर बूटिंग कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस चाहिए होते हैं और ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं ये क्या होते हैं। फिर हम इसमें बायोस और यूईएफआई की कन्फिगरेशन करना सीखेंगे कि हम बायोस में कन्फिगरेशन कैसे कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। सेक्शन 2 जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर के मुतालिक है। इसमें हम देखेंगे कि वाटेज और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, जो वाट और वोल्ट होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, और कौन सी डिवाइस कितने वाट करंट लेती है या वोल्ट करंट लेती है, ये हम देखेंगे कि किस डिवाइस को, किस कंपोनेंट को, कंप्यूटर के किस कंपोनेंट को कितनी करंट चाहिए होती है।
टॉपिक 2 जो है उसमें हम देखेंगे कि पावर फ्लक्चुएशन और प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। पावर फ्लक्चुएशन क्या होती है और हम बिजली से हम उसकी क्या एहतियाती तदबीर हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हुए अपनी हिफाजत कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 3 में हम एडवांस कंप्यूटर फंक्शनैलिटी की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि CPU, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि CPU को हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो अभी जो पप्पू है उसकी मुझे अभी कॉल आई है और साथ में उसने मुझे वॉइस मैसेज भी भेजा है व्हाट्सएप पे। तो वो आज बहुत खुश है, वो कह रहा है कि मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि मैं तमाम लोगों को ये कहूँगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तमाम लोगों से शेयर करें, ताकि जो लोग कंप्यूटर की दुनिया में आना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको ये जो कोर्स है वो भी मिल सके और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, जॉब्स की अपडेट्स हैं, वो भी मिल सकें। तो पप्पू यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो अब हम वापस आते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो है उसमें हम अब देखेंगे कि CPU के जो डिज़ाइन है वो क्या होता है, कितने टाइप का CPU होता है और वो ऑपरेशन किस तरह से करता है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर का दिमाग है वो कैसे काम करता है। इसके अलावा हम रेड के बारे में पढ़ेंगे। रेड बेसिकली एक स्टोरेज की टाइप है। स्टोरेज, जब आपके पास बहुत सारा डाटा आ जाता है, जिस तरह अगर गूगल की बात करें तो उसके पास बहुत सारे लोगों का अकाउंट्स हैं, उसके पास बहुत सारा डाटा है, फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम है, इनके पास बहुत सारा डाटा है। तो वो स्टोर करने के लिए उनको कोई एक हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं चाहिए होती, उन्हें बहुत सारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स चाहिए होती हैं। तो इसके लिए वो कुछ स्टोरेज टाइप्स जो हैं, जिसमें रेड है। अब रेड की बहुत सारी टाइप हैं, जिसमें रेड 5 है, रेड 1 है, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं रेड की जो कि ये इस्तेमाल करते हैं। हम देखेंगे कि रेड क्या है और ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। फिर हम मुख्तलिफ पोर्ट्स, मुख्तलिफ कनेक्टर्स और मुख्तलिफ केबल्स के बारे में इन एडवांस पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हमने कुछ केबल्स, कुछ कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे एडवांस जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम इसमें देखेंगे कि वीडियो और ग्राफिक पोर्ट्स क्या होती हैं। लेगेसी पोर्ट्स से मुराद जो पोर्ट्स अब काबिल इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि वो जो डिवाइसेस पहले इस्तेमाल होती थी वो अब या तो डिवाइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, या वो जो पोर्ट्स हैं या जो केबल्स हैं वो अब पुरानी हो चुकी हैं, अब वो इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह हम इसमें USB केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, SATA केबल्स और कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेटवर्क्स केबल होती हैं जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, SCSI या IDE केबल्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 4 सेक्शन 3 चैप्टर नंबर 3, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मॉनिटर जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिस तरह ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है, कंट्रास्ट का ऑप्शन होता है, और 3D मॉनिटर्स या आपको 2D या 3D डिस्प्ले चाहिए तो वो कैसी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनके मॉनिटर्स होते हैं। और फिर हम इसमें मुख्तलिफ मॉनिटर्स की जो टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे, और फिर हम डिस्प्ले स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि मुख्तलिफ डिस्प्ले स्टैंडर्ड्स क्या हैं। और फिर हम इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखेंगे कि हम मल्टीपल मॉनिटर्स को एक कंप्यूटर के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपने मुख्तलिफ पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें लोग, जिस तरह यहाँ पे ये एक पिक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे एक आंटी बैठी हैं और उन्होंने एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे डिस्प्ले लगाए हुए हैं। एक कंप्यूटर के साथ वो एक से ज़्यादा मॉनिटर इस्तेमाल कर रही हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम एक से ज़्यादा मॉनिटर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 4 कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि हम अपनी कंप्यूटर हार्डवेयर को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि अगर आप हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कर रहे थे, अब आप SSD यूज़ करना चाहते हैं, तो अब आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें तब्दीली ला रहे हैं। तो उसके लिए आप कैसे उसको अपग्रेड करेंगे। हम अपना मदरबोर्ड अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर हम अपना प्रोसेसर या CPU अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। और इसी तरह से मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस, अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद ये होता है जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, और अगर वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट ना भी हों तो कंप्यूटर जो अपने मेन बेसिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होती हैं, जिसमें कीबोर्ड और माउस शामिल है। इसी तरह हम देखेंगे कि पावर सप्लाई को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं।
जिस तरह हमने देखा था कि पावर सप्लाई की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई पुरानी पावर सप्लाई होगी तो फिर हम देखेंगे कि हम नई वाली पावर सप्लाई में उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 2 में हम देखेंगे कि हम एक कंप्यूटर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को देखेंगे कि अगर तो एक गेमर है तो उसको कैसा कंप्यूटर चाहिए, ज़ाहिर है उसको अच्छा ग्राफिक कार्ड वाला कंप्यूटर चाहिए। उसमें हम देखेंगे कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमने करनी है। एक कंप्यूटर जो वर्क स्टेशन है वो किसी ऑफ़िस में यूज़ हो रहा है, जहाँ पे ऑफ़िस वर्क होता है, तो हम देखेंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे करनी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन उस इन्वायरमेंट के तहत की जाती है, वो हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को उस इन्वायरमेंट के तहत कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। जिस तरह किसी ने वीडियो एडिट करनी है तो उसके लिए हम कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम के लिए हमें क्या चाहिए होगा। हाँ, अब हमें वर्चुअलाइजेशन चाहिए। वर्चुअलाइजेशन से मुराद ये होता है कि आप अपने एक कंप्यूटर हार्डवेयर में वर्चुअली बहुत सारे कंप्यूटर बना सकते हैं, मतलब आप एक ही लैपटॉप में 5 लैपटॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब हम वर्चुअलाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम एक ही लैपटॉप में 5 लैपटॉप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक 2 है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और मुख्तलिफ स्टोरेज की टाइप्स भी हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का जो सेक्शन 5 है उसमें हम देखेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि आपका जो कंप्यूटर है, ज़ाहिर जब आपने उसको अपग्रेड किया है तो उसकी जो पुरानी डिवाइसेस हैं वो अब आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, तो जाहिर सी बात है आप उनको कहीं डिस्पोज़ करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो कंप्यूटर डिस्पोजल सेफ़ मेथड्स कौन से हैं, हम सेफली कैसे चीज़ों को डिस्पोज़ कर सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जैसे किसी हॉस्पिटल, किसी लेबॉर्ट्री में सिरिंज या कोई भी मेडिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिस्पोज़ किया जाता है ताकि वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं है तो किसी को उससे नुकसान ना हो सके। तो इसी तरह जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं उनको हम सेफली डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, ये इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 3 जिसमें हमने एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा कि हम एडवांस कंप्यूटर का जो CPU है उसका आर्किटेक्चर हम देखेंगे इसमें, और एडवांसली हम कंप्यूटर हार्डवेयर को इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से मुराद वो मेंटेनेंस है जो डेली बेसिस पे होती है। जिस तरह हम अपने कंप्यूटर को डस्ट से साफ़ करते हैं या डस्ट से बचाते हैं या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, जिस तरह अगर आपने बाइक रखा हुआ है ना तो उसका आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं, आप प्लग वगैरह साफ़ करते हैं, तो इसी तरह से आप जो कंप्यूटर है आपका उसकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो भी करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, इसमें हमें जो बेनिफिट क्या हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के, और डस्ट और इंटरनल कंपोनेंट्स जो हैं उनकी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका इन्वायरमेंट। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मार्च से लेके आपकी सितंबर अक्टूबर तक जो है ये आपका जो इन्वायरमेंट है ये हॉट होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि आप जो अपने कंप्यूटर या वर्क स्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना है और वो कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। टॉपिक नंबर जो सेक्शन 2 का टॉपिक नंबर 1 है उसमें हम देखेंगे कि ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके कितने स्टेप्स होते हैं। अब ये जो स्टेप्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप हैं ये बार बार रिपीट होंगे लेकिन हर कैटेगरी में। जैसे अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है तो उस टाइम ये जो प्रोसेस है ये और तरह का होगा, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में कोई एरर आ गया है तो उस टाइम ये जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है ये थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन स्टेप यही होंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एक थ्योरी डेवलप करते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है उसका काज क्या हो सकता है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आई है। फिर हम जब कोई एक वजह उसकी देख लेते हैं तो फिर हम उसको रिज़ॉल्व करने के लिए
किसी सोल्यूशन पे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है अब वो हमारी डिवाइस क्या वो फुली फंक्शनल है। अगर तो वो फुली फंक्शनल है तो फिर हम उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें उसमें क्या मालूम हुआ कि प्रॉब्लम किस वजह से जनरेट हुई थी और हमने उसको सॉल्व कैसे किया। तो ये जो जितना भी प्रोसेस है ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का है। पर्सनली हम अगर ट्रबल शूट कर रहे हो तो हम इस प्रोसेस को नहीं देखते, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्योंकि वहाँ पे डाटा और यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आपकी ये जितनी भी स्टेप्स हैं इनको देखा जाता है। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि जो पीसी है उसकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका सलूशन क्या है। ठीक है, इसी तरह से फिर हम जो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है उसको कंप्यूटर पे और उसकी जो पेरिफेरल कंपोनेंट्स हैं उस पर अप्लाई करके देखेंगे और इसकी हम प्रैक्टिकल लैब करेंगे कि हम इसको ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस कैसे कंप्यूटर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के बारे में देखेंगे कि हम कंप्यूटर की जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो कैसे कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें हम देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं, नेटवर्क कैसे डेवलप किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 1 जो है नेटवर्किंग कंसेप्ट्स में वो नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क कितनी टाइप का होता है, नेटवर्क की डिवाइसेस जो होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं, जिसमें कंप्यूटर है, आपका आईपी कैमरा है, आईपी फ़ोन है, आईपी प्रिंटर्स है। इसके अलावा अगर आप नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें तो उसमें आपको स्विच, राउटर, फायरवॉल्स इस तरह की डिवाइसेस मिलेंगी। तो इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। फिर हम टॉपिक 2 में देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन जो होता है उसकी कितनी टाइप्स हैं। जिस तरह आपको DSL कनेक्शन मिलता है, आपको वायरलेस कनेक्शन मिलता है जिसमें आपको EVO 4G का कनेक्शन मिलता है PTCL की जानिब से, और आपको सेलुलर कनेक्शन में 4G जिस तरह जोंग और जैज़ की 4G है। और हम ये देखेंगे कि ये कितने टाइप के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं और कौन सा इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा रिलायबल है, हमें कौन सा इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्शन नंबर 2 में हम मुख्तलिफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक मॉडल है TCP/IP मॉडल, उसके तहत हम देखेंगे कि एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होती है। इस मॉडल में हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, और अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं या वीडियो यूज़ कर रहे हैं या ऑडियो यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट पे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। फिर इसमें हम मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन के पोर्ट नंबर्स हैं, जिस तरह वेब के लिए पोर्ट 80 यूज़ होती है या 443 यूज़ होती है, तो हम ये देखेंगे कि ये पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं और कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सी एप्लीकेशन कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करती है और इन पोर्ट नंबर्स का फ़ायदा क्या होता है। टॉपिक नंबर 3 में हम वायरलेस प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे कि अगर हमारा जो नेटवर्क है वो वायरलेस है, हमने कोई केबल यूज़ करके नहीं बनाया, हमने वायरलेस सिग्नल्स को यूज़ करते हुए अपना नेटवर्क डेवलप किया है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो वायरलेस प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन से हैं। फिर हम इसमें ब्लूटूथ की बात करेंगे कि ब्लूटूथ क्या होता है। इसके साथ में हम NFC डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और RFID के बारे में बात करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि ZigBee और Z-Wave ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें क्या डिफरेंस है, और जो सेलुलर जनरेशन हैं जिसमें हम 1G से लेके 5G तक 5th जनरेशन जो सेलुलर कनेक्शन की है उस तक हम डिस्कस करेंगे कि ये सेलुलर कनेक्शंस की जो मुख्तलिफ जनरेशन हैं ये आपको कितना जो स्पीड है वो देती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। टॉपिक नंबर 4 में हम नेटवर्क सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम क्लाइंट और सर्वर का जो रोल है वो देखेंगे कि सर्वर क्या काम करता है, क्लाइंट क्या काम करता है। इसमें हम DHCP सर्वर देखेंगे कि DHCP सर्वर क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, ये हमारे नेटवर्क में क्यों इस्तेमाल होता है। और साथ में हम DNS सर्वर की बात करेंगे, डोमेन नेम सिस्टम, ये सर्वर क्यों यूज़ होता है, ये नाम को IP और IP को नाम में चेंज करता है। इसके अलावा हम इसमें प्रिंट सर्वर देखेंगे कि प्रिंट सर्वर का क्या इस्तेमाल है। जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं अपने नेटवर्क में, प्रिंटर्स की बात करते हैं तो उसके लिए
बहुत सारे प्रिंटर्स को मैनेज करने के लिए प्रिंट सर्वर इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि फ़ाइल सर्वर क्या होते हैं, जो कि हमारे स्टोरेज में इस्तेमाल होता है। फिर हम अगर हमने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम वेब सर्वर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई ईमेल करना है तो उसके लिए हम मेल सर्वर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या होते हैं, सिसलॉग सर्वर क्या होते हैं। तो ये मुख्तलिफ सर्वर्स के बारे में, नेटवर्क सर्विसेज में जो सर्वर्स यूज़ होते हैं आपके एक नेटवर्क में, उसके बारे में हम जानेंगे कि एक नेटवर्क में कितने टाइप के सर्वर्स यूज़ होते हैं और हर जो टाइप है उसका क्या काम है। सेक्शन नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 का जो सेक्शन नंबर 3 है उसमें हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि बेसिक नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी हैं। जिस तरह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और रिपीटर्स, ब्रिजेस, हब्स और स्विचेस, राउटर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, ये जितनी डिवाइसेस हैं इनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 2 में हम देखेंगे कि सिक्योरिटी डिवाइस। जब आपका एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है तो उसको फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है और वर्चुअल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह फ़िज़िकल सिक्योरिटी से मुराद हम फिंगरप्रिंट डोर्स का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने सर्वर रूम में या नेटवर्क रूम में एंटर होना है तो आपको अपना स्कैन करना पड़ेगा, अपना अंगूठा, फिर जाके डोर ओपन होगा और आप उस कमरे में दाखिल हो सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं इसके बारे में हम देखेंगे कि फायरवॉल्स क्या होती हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है। हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आई है और ये जो सिस्टम होता है ये सिर्फ डिटेक्ट करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है, जो कि उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के साथ साथ प्रिवेंट भी कर सकता है। इसमें हम फिर यूटीएम्स की बात करेंगे, एंड पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर क्या होता है। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो कि सिक्योरिटी डिवाइसेस से रिलेटेड हैं, उसको हम देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो अदर नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि एडिशनली इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह इसमें पैच पैनल्स हैं। हम इसमें देखेंगे कि पावर ओवर ईथरनेट PoE स्विच क्या होता है, ठीक है, और ईथरनेट ओवर पावर EOP स्विच क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। फिर हम इसमें देखेंगे कि क्लाउड बेस्ड नेटवर्क कंट्रोलर क्या होता है, आपके क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो ये हमारा सेक्शन 3 था। सेक्शन नंबर 4 में हम नेटवर्क केबल्स के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमने अभी मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात की कि हम मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस अपने नेटवर्क को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर अपना थोड़ा सा आप टाइम इस कोर्स को दें, ये सारी चीज़ें सीखें, तो ये आपकी कैरियर में बहुत बेनिफिट साबित होंगी, बेनिफिशियल साबित होंगी। आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, आपका नॉलेज लेवल एक जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होता है या PhD प्रोफेसर होता है उससे ज़्यादा होगा और किसी भी कंपनी में लगे हुए इंजीनियर से भी ज़्यादा होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो बहरहाल हम अब डिस्कस करेंगे नेटवर्क केबल्स के बारे में चैप्टर नंबर 5 में। इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क केबल्स को बनाने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से टूल्स होते हैं और हर टूल का क्या मकसद है। और फिर हम देखेंगे कि केबल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ईथरनेट केबल किस लिए इस्तेमाल होती है, कोएक्सियल केबल किस लिए इस्तेमाल होती है, ट्विस्ट पेयर केबल और स्ट्रेट केबल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल होती हैं, जो कि आपके वैन लिंक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं या कंट्री टू कंट्री जो कनेक्शन होता है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, या बहुत डिस्टेंस पे जो कनेक्शन होता है उसके लिए हम जो फाइबर ऑप्टिकल यूज़ करते हैं वो केबल क्या होती है, उसमें जो मीडिया यूज़ होता है उसकी कितनी टाइप्स हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के बारे में देखा कि नेटवर्किंग कंसेप्ट क्या है, कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कितने टाइप्स की हैं और मुख्तलिफ केबल्स कितनी टाइप की हैं और नेटवर्क कितने टाइप का होता है। अब हम बात करेंगे इसको, जो हमने नेटवर्किंग डिस्कस की, इसमें हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चैप्टर नंबर 6 में हम अप्लाइड नेटवर्किंग की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 आपका जो है वो 2 सेक्शंस पे मुश्तमिल है। फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे
डिवाइस टू नेटवर्क कनेक्शन, कि हम एक डिवाइस को एक नेटवर्क में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क में मुख्तलिफ एड्रेस क्या यूज़ होते हैं। जिस तरह इसकी मिसाल ये है कि आप एक ख़त जो है वो किसी को मुख्तलिफ सिटी में कराची से लाहौर भेजना चाहते हैं, तो आपका एक अपना घर का हाउस एड्रेस है या पोस्टल एड्रेस है, और जिस बंदे को आप वो लेटर सेंड करना चाह रहे हैं उसका एक अपना पोस्टल एड्रेस है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप कंप्यूटर के ज़रिए कम्युनिकेशन करते हैं तो कंप्यूटर भी जो मैसेज आपका सेंड करता है, जिस तरह आप व्हाट्सएप से किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो भी कुछ एड्रेसेस यूज़ करता है। तो मेनली हम डिस्कस करेंगे कि वो एड्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, और हम देखेंगे कि ये 2 नेटवर्क एड्रेसेस क्या होते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि हम ये कंप्यूटर पे अपने इन एड्रेसेस को कैसे देख सकते हैं, कहाँ पे ये एड्रेसेस लिखे होते हैं। और मेनली ये जो 2 टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी वेरिएंट 4 और आईपी वेरिएंट 6, इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्टैटिक एड्रेसिंग क्या होती है, डायनेमिक एड्रेसिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब हमने मुख्तलिफ एड्रेसेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम अपने उन जो एड्रेसेस हैं उनको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक वायर्ड डिवाइस यानी कि केबल के थ्रू हम कैसे अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम एक जो राउटर एक डिवाइस होती है उसमें हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं और उसमें हम पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है तो आप चाहते हैं कि आपके हमसाए जो है ना उनके साथ आपकी बड़ी कोई दुश्मनी है, तो आप ये चाहते हैं कि वो इंटरनेट इस्तेमाल ना कर सकें, तो वो आंटी आपसे रोज़ पासवर्ड मांगने आ जाती हैं। तो आप क्या करेंगे कि राउटर की सेटिंग में जाके आप अपना नेटवर्क ही हाइड कर दें, किसी को ये नज़र ही नहीं आएगा कि आपने भी वाईफाई लगवाई हुई है। तो ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हम राउटर को एक्सेस करने के बाद कर सकते हैं, तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमने डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी डिवाइस में फायरवॉल एक डिवाइस होती है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। टॉपिक नंबर 5 जो है सेक्शन 6 का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम IoT डिवाइसेस की बात करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके लिए हमारा एक अलग से कोर्स भी है IoT पे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो IoT डिवाइसेस बेसिकली स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं। स्मार्ट डिवाइसेस से मुराद ये कि आपका अगर AC IoT डिवाइस है तो आप उसको ऑफिस से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपना AC चलता हुआ छोड़ गए हैं घर में, तो आप घर ऑफिस पहुंच के आपको याद आता है कि मेरा AC तो चल रहा है, तो अगर वो स्मार्ट डिवाइस है तो आप अपने मोबाइल से उसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि IoT डिवाइसेस क्या होती हैं, और IoT डिवाइसेस जो सिस्को का पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है उसमें हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना भी सीखेंगे। तो जिस तरह मैंने डिस्कस किया था कि जो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है, ये हम देखें। अब ये जो नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग है ये उसके तहत देखेगा कि नेटवर्क में प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसका काज तलाश करेगा कि क्या वजह बनी है उस प्रॉब्लम की, फिर उसकी जो सलूशन है उसकी तरफ जाएगा और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस हम देखेंगे, हर एक टॉपिक के लिहाज से ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। चैप्टर नंबर 7 में हम लैपटॉप्स और अदर मोबाइल डिवाइसेस की बात करेंगे कि हम जो लैपटॉप्स हैं और जो बाकी मोबाइल डिवाइसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके सेक्शन नंबर 1 में हम देखेंगे कि मोबिलिटी होती क्या है। जिस तरह अगर आप मोबाइल कह रहे हैं तो उस मोबिलिटी से मुराद क्या है। फिर हम देखेंगे कि लैपटॉप्स क्या होते हैं, स्मार्टफोन कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें कितनी तरह के फ़ीचर्स हैं। फिर हम इसमें मेनली लैपटॉप के जो कंपोनेंट, जिस तरह हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 3 में दोबारा से कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया था। इस तरह हम अब बेसिकली मेनली जो लैपटॉप का कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह मदरबोर्ड है, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स, ये पीसी से थोड़े डिफरेंट होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें फिर हम देखेंगे कि जो लैपटॉप डिस्प्ले इस्तेमाल करता है, लैपटॉप में मॉनिटर इस्तेमाल नहीं होगा, तो लैपटॉप किस टाइप का डिस्प्ले इस्तेमाल करता है, LCD और LED में क्या डिफरेंस है। फिर हम इसमें देखेंगे कि हम जो लैपटॉप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, जिसमें पावर मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, हम अपनी बायोस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं,
और इसके साथ साथ हम कुछ वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे जिसमें ब्लूटूथ की कॉन्फ़िगरेशन है, और हम अपने मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। जी, तो अभी हम चैप्टर 7 पे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि लैपटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस क्या होती हैं। तो अब लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम देखेंगे कि लैपटॉप का जो हार्डवेयर है वो उसमें क्या डिफरेंस है पीसी के हार्डवेयर से। इसमें एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, जिस तरह आप यूएसबी यूज़ करते हैं तो वो एक फ्लैश मेमोरी की टाइप है। स्मार्ट कार्ड रीडर्स क्या होते हैं, और जो रैम आपकी लैपटॉप्स में इस्तेमाल होती है एसओडिम मेमोरी उसको कहते हैं, तो वो क्या होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम लैपटॉप के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। जिस तरह आपने अगर आपकी एलईडी ख़राब हो गई है तो उसको आपने कैसे रिप्लेस करना है। इसी तरह से आपने पावर है जिसमें बैटरी आ जाती है उसको कैसे रिप्लेस करना है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हम इस सेक्शन में देखेंगे। सेक्शन नंबर 4 में हम मोबाइल डिवाइसेस के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सेलफोन्स जो होते हैं उस पर किस तरह का हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ताकि अगर हम रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो कोई हमें धोखा ना दे सके। इसके अलावा हम जो अपनी मोबाइल डिवाइसेस में हम वायर्ड कनेक्शंस करते हैं, जिस तरह आपको मैं ये दिखा देता हूँ, तो इसमें हम मुख्तलिफ यूएसबी कनेक्शंस के बारे में देखेंगे कि ये मुख्तलिफ जो यूएसबी केबल्स हैं जिसमें टाइप सी है, माइक्रो यूएसबी केबल है या लाइटनिंग केबल है, तो ये क्या होती है। टॉपिक नंबर 2 में हम देखेंगे कि वियरेबल डिवाइसेस क्या होती हैं और स्पेशलिटी डिवाइसेस क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। सेक्शन नंबर 5 में हम नेटवर्क कनेक्टिविटी और ईमेल की बात करेंगे कि हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसमें हम ईमेल कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये फिर वही हमारा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है, ये उसके सेम स्टेप होंगे कि हम कैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं और ट्रबल शूटिंग का आइडेंटिफिकेशन और उसका काज और फिर उसका सलूशन और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। लैपटॉप की ये बात हो रही है, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम प्रिंटर्स की बात करेंगे। तो ये कंपटिया के बेसिकली 2 एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जिसमें 1001 एग्ज़ाम जो है वो आपका चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम अब प्रिंटर्स की बात करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रिंटर्स हैं उसमें जो प्रिंटर्स हैं उनकी कॉमन प्रिंटर फीचर्स क्या हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कलर क्या होता है, क्वालिटी के लिहाज से मुख्तलिफ प्रिंटर्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। और आजकल एक न्यू जो फीचर आया है प्रिंटर्स में उसको कहते हैं ADF, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, वो कैसे काम करता है, उसका फ़ायदा क्या है। और फिर हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ प्रिंटर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, हम केबल के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी मुख्तलिफ केबल्स इस्तेमाल होती हैं प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए। सेक्शन नंबर 2 में हम देखेंगे कि इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है, थर्मल प्रिंटर्स और इम्पैक्ट प्रिंटर, वर्चुअल प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर्स, इन सब की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, एक प्रिंटर दूसरे प्रिंटर से कैसे मुख्तलिफ है। फिर हम देखेंगे कि हम एक प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, और हम अगर एक प्रिंटर है हमारे ऑफिस में और तमाम लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम तमाम लोग आपस में उस प्रिंटर को कैसे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम कंपटिया A+ सर्टिफिकेशन का जो सेकंड एग्ज़ाम है 1002 उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। जिस तरह मैंने कहा था आपको कि हम एक लैपटॉप में एक से ज़्यादा लैपटॉप्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। इसके अलावा आप किसी का डाटा अपने लैपटॉप पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे क्या मुराद है
कि आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपका डाटा आपके कंप्यूटर में नहीं है, वो फेसबुक के सर्वर्स में पड़ा हुआ है और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्लाउड से अपने डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली क्या डिफरेंस है और वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने अभी तक जितनी बातें की वो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड थी या नेटवर्क से रिलेटेड थी या नेटवर्क के हार्डवेयर से रिलेटेड थी। अब हम जो कंपटिया A+ का सेकंड एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, और जो IT एसेंशियल का कोर्स है उसका जो सेकंड प्रोसेस है या सेकंड सेक्शन है वो भी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है उसकी इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम इसमें मुख्तलिफ जो पार्टीशंस हैं डिस्क मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ड्राइव्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ पार्टीशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है विंडोज़ का, और इसका जो बूट सीक्वेंस होता है कैसे बूट होता है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में जब हम चैप्टर नंबर 10 में हम देख लेंगे कि विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कैसे हम कर सकते हैं, एक विंडो कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फिर हम देखेंगे चैप्टर 11 में कि हम उस विंडो की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम डेस्कटॉप पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमें शो हो, तो हम वो देखेंगे कि हम उसको अपने डेस्कटॉप पे कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम कंट्रोल पैनल के थ्रू विंडो को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुख्तलिफ टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, और हम देखेंगे कि कमांड लाइन टूल्स कौन से होते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि विंडोज़ की जो नेटवर्किंग होती है इसमें हम अगर अपनी एक हार्ड ड्राइव जो है वो अपने किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो हम उसमें उस मैपिंग ड्राइव का कंसेप्ट आता है, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम किसी का कंप्यूटर रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम रिमोट डेस्कटॉप असिस्टेंट का कंसेप्ट देखेंगे कि आप अगर मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है और आप IT टेक्नीशियन हैं तो आप कहेंगे कि आप अपना रिमोट डेस्कटॉप का जो फीचर है उसको एनेबल करें और आप मेरा लैपटॉप एक्सेस करके देखेंगे कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में या मेरे लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। तो ये हम विंडोज़ की नेटवर्किंग में डिस्कस करेंगे, और ये फिर हम उसमें जो मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है वो विंडो की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हम उसको देखेंगे कि हम विंडो की मेंटेनेंस और विंडो की जो ट्रबल शूटिंग है वो कैसे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 में हम देखेंगे कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मेनली 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड और आई ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि एंड्रॉयड और आई ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, हम कैसे अपनी मोबाइल डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं, जिस तरह हम स्क्रीन लगा सकते हैं, स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अब फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आप तकरीबन तमाम स्मार्टफोन्स पे मौजूद है, और हम कैसे सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। जिस तरह हमने विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का, इस तरह हम देखेंगे कि जो लिनक्स है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होता है ये हम देखेंगे। और इसके साथ ही मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल का है उसमें हम देखेंगे कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। चैप्टर नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के मालवेयर्स क्या होते हैं, हैकर कैसे हमारे लैपटॉप को हैक कर सकते हैं, और जो नेटवर्क अटैक्स होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, और ये इन अटैक्स से हम कैसे बच सकते हैं। जिसमें हम फिर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स की बात करेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, वो हम देखेंगे कि एक सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और हम अपने फ़िज़िकल कंपोनेंट्स को, इक्विपमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिसमें हम मैन ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे। मैन ट्रैप्स बेसिकली ये होता है कि आपका एक कमरा है जिसमें आपका एक नेटवर्क है या मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो रखा गया। अब मैन ट्रैप ये होगा कि आपके कमरे की जो एंट्रेंस है
उसके लिए आप जो लॉक यूज़ करेंगे वो स्मार्ट कार्ड लॉक है, उससे आप सिंपल कार्ड स्वाइप करेंगे तो वो डोर ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आप अंदर आ जाएंगे तो वो डोर लॉक हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपने अब जब सेकंड रूम में जाना है जिसमें वो डाटा पड़ा हुआ है, तो उस रूम में एंटर होने के लिए आपको बायोमेट्रिक के थ्रू वो डोर ओपन करना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बंदा अंदर आ गया जिसके पास कार्ड तो था लेकिन अब उसके अंगूठे पे आपका बायोमेट्रिक तो नहीं आ सकता, तो इसलिए इसको मैन ट्रैप कहा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जिसमें डाटा बैकअप है। इत्तेफाक की बात है कि आज ही मैं किसी का एक स्टेटस देख रहा था, उसमें उन्होंने भाई साहब का जो है लैपटॉप चोरी हो गया। तो वो भाई साहब ने स्टेटस लगाया हुआ था कि बराए मेहरबानी लैपटॉप आप रख लें, मेरा डाटा दे दें। ठीक है, तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भाई कह रहे थे कि मैं अपना लैपटॉप कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरा डाटा, उसमें मेरी पीएचडी और मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सब थे, मेरा कैरियर पूरा उस लैपटॉप में था, तो मुझे काइंडली वो मुझे डाटा दे जाए। तो मैंने लैपटॉप आपको माफ़ किया। तो इसलिए हम देखेंगे कि लैपटॉप जो डाटा हमारा है उसका बैकअप हम कैसे कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर पे हम किस तरह की सिक्योरिटी लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिट लॉकर क्या होता है जो कि एक बेसिक विंडो की सिक्योरिटी है, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि डाटा को हम डिस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ठीक है, या मुकम्मल तौर पे किसी भी डिवाइस से उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम डाटा वाइपिंग की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 3 में हम देखेंगे कि हम विंडो को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें हम विंडो डिफेंडर का इस्तेमाल करना सीखेंगे, हम मुख्तलिफ विंडोज़ फायरवॉल की जो सेटिंग्स हैं उनको देखेंगे, हम वेब सिक्योरिटी को देखेंगे, और विंडोज़ के जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस का फ़ीचर है उसको हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को या अपनी विंडो जो है लैपटॉप की उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। वायरलेस सिक्योरिटी में हम देखेंगे कि हम जो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई राउटर को, जिस तरह आगे भी हमने बात की थी कि उसको उसका पासवर्ड हम कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे उसकी SSID हाइड कर सकते हैं ताकि किसी को वो मिल ना सके, सिर्फ वो लोग उसको यूज़ कर सकें जो उस नेटवर्क को जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि वायरलेस डिवाइसेस को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। जी, तो ये हमारे जितने भी चैप्टर थे ये कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड थे। अब जो हम चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 है, और जिसमें वो बेसिकली डिस्कस कर रहा है कि एक IT प्रोफेशनल क्या होता है और उसको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं और एक IT प्रोफेशनल, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो उसमें ये आपको बताएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, और जब आप कोई किसी कैरियर में कोई चीज़ ट्रबल शूट कर रहे हैं तो अब आपको क्लाइंट जो है उससे बात करनी है, तो उससे आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर आपके क्लाइंट नाराज़ हो रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, तो आपने उसके साथ प्यार से ही बात करनी है, आपने उसके साथ मुस्कुरा के ही बात करनी है, ताकि आपको वो सही तरह से समझा सके कि उसके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है या किस वजह से वो उसकी कोई ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है। तो वो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा कि ये जो एरर आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि हम ऑपरेशनल प्रोसीजर जो होते हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि हम कैसे जो मैनेजमेंट है अपनी, जो IT प्रोफेशनल्स की मैनेजमेंट है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें कि एथिकल और लीगल कंसिडरेशन क्या है, कि लीगली जो IT प्रोफेशनल हैं उन पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ जो है लॉज होते हैं जिन पे आपको अमल दरामद करना होता है। तो हम वो लीगल कंसिडरेशन जो है मेनली ये अमेरिका की होंगी, क्योंकि ये सिस्को भी कंपनी अमेरिका की है, कंपटिया की जो सर्टिफिकेशन है वो भी अमेरिकन सर्टिफिकेशन है। तो हम जो अमेरिकन लॉज हैं उनकी बात करेंगे कि एक IT प्रोफेशनल के लिए लीगल कंसिडरेशंस क्या हैं। फिर हम ये जानेंगे इसमें लास्टली कि कॉल सेंटर्स क्या होते हैं और कॉल सेंटर्स के जो टेक्नीशियंस हैं वो क्या काम करते हैं। तो ये तमाम हमारी सारी चीज़ें थी। तो इसमें मैं आपको इस कोर्स की समरी देता चलूँ कि सबसे पहले हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में जाना, फिर हमने उनके हार्डवेयर के बारे में जाना, फिर हमने देखा कि उन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबल कैसे किया जा सकता है, फिर हमने एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर को देखा कि हम मेन डीपली जो CPU है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं,
फिर हमने देखा कि हम कुछ मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हम कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है कैसे नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे हम डाटा शेयर कर सकते हैं। फिर लैपटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस की हमने बात की, प्रिंटर्स की बात की हमने, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स, मोबाइल और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है। फिर हमने बात की कि सिक्योरिटी क्या होती है, जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी, फिज़िकल सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी तीनों की बात की। हमने मुख्तलिफ डिवाइसेस देखी जो कि सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। और जो लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 14 है उसमें हमने देखा कि एक आईटी प्रोफेशनल क्या होता है और मुख्तलिफ जो लॉज हैं, लीगल कंसिडरेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या ताल्लुक है आईटी प्रोफेशनल के साथ। तो ये हमारा तमाम जो आईटी एसेंशियल का कोर्स कंटेंट है। अब हम बात करेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आपने ये 14 चैप्टर्स पढ़ लिए, अब आपने सर्टिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी इस कोर्स की, और आपको कौन सी सर्टिफिकेशन मिलेगी, और आपको ये किसकी तरफ से सर्टिफिकेशन इशू होगी, और ये इसका प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ से रिटर्न क्लास पे क्लिक करेंगे और हम वापस अपनी क्लास में जा रहे हैं। अब आपको ये लेफ़्ट साइड्स पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें मॉड्यूल्स का ऑप्शन है। मॉड्यूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप 1 बाय 1 भी चैप्टर्स में जा सकते हैं, जिस तरह अभी हमने चैप्टर्स को देखा। इसके अलावा डिस्कशन का ऑप्शन है, इसमें आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ग्रेड्स का ऑप्शन है, इसमें आपको आपके जो मार्क्स होंगे जो आप एग्ज़ाम्स में लेंगे वो शो होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपने एग्ज़ाम्स देने कैसे हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है असाइनमेंट्स का ऑप्शन, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम है इसके, ये चैप्टर 14 तक इसके एग्ज़ाम्स हैं। फिर इसके है ये कुछ फाइनल एग्ज़ाम है और इसका कोर्स फीडबैक है, और ये कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स एग्ज़ाम्स हैं। ये सब आपको करने पड़ेंगे, और जब आप फाइनल एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो फिर आपको इसकी सर्टिफिकेशन इशू कर दी जाएगी। तो ये तमाम हमारा कोर्स कंटेंट था, और ये इसके तमाम एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप इसका कोर्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कोर्स सर्टिफिकेट है क्या। जी, तो ये वो सर्टिफिकेशन है जो कि आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद दी जाएगी, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि मेनली इस पे मेंशन होगा कि आपने जो कोर्स किया है उसका नाम क्या है। इसके अलावा उस कोर्स को करने में आपने क्या क्या स्किल्स सीखी हैं, जिस तरह आपको ये बता रहा है कि आईटी एसेंशियल का जो कोर्स है उसको करने के बाद आप कौन कौन सी जो फीचर्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और ये नीचे आपको बताएगा कि आपने कहाँ से ये कोर्स किया है, और ये नीचे ये सिस्को की तरफ से आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ये लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसके साथ आपको सर्टिफिकेशन के अलावा जो फीचर आपको मिलेगा वो आपको सिस्को की तरफ से एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन दिया जाएगा, जिसमें आपको सिस्को की CEO चक रॉबिन्स जो हैं उनकी तरफ से ये लेटर दिया जाएगा कि आपने सक्सेसफुली ये कोर्स, अगर आपने पास कर लिया 75% मिनिमम आपको इसमें मार्क्स लेने पड़ेंगे, तो फिर आपको ये इशू किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है कि आपने ये तमाम कोर्स किया और ये आपको स्किल्स आपको आती हैं। अब हम चलते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपको जो कंप्टिया की A+ सर्टिफिकेशन है उसको ज़रा देखते हैं। तो ये देखें, जो आपको कंप्टिया A+ में आपको 9 स्किल्स मिलती हैं, वो जो जितना भी हमने अभी तक कोर्स कंटेंट देखा है वो सारी इसमें मेंशन है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो कंप्टिया A+ को प्रेफर करती हैं। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, इंटेल है, डेल है, HP है, निशान है। तो ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो कि A+ सर्टिफिकेशन को प्रेफर करती हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है लेकिन सर्टिफिकेशन में A+ की सर्टिफिकेशन है तो आप इन कंपनीज़ में जॉब कर सकते हैं। और आपको जो मुख्तलिफ A+ करने के बाद जॉब्स मिलेंगी उसमें सर्विस डेस्क एनालिस्ट की जॉब है, डाटा सपोर्ट टेक्नीशियन की जॉब है, मतलब टेक्नीशियन लेवल की तमाम जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। तो ये आप कंप्टिया की जो
ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके इसकी डिटेल्स दे सकते हैं कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा CompTIA+ की सर्टिफिकेशन करने के लिए। इसके अलावा ये कोर्स करने के बाद आपको सिस्को की तरफ से ये एक बैज इशू होगा जो कि आपके कोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी ये डिजिटल रिकॉग्निशन है और ये आपकी डिजिटल प्रेजेंटेशन है। इसमें आपको ये बताएगा कि ये कौन कौन सी स्किल आपको आती हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप्स हैं, ट्रबल शूटिंग है, ठीक है। तो ये आप acclaim.com पे जाके तमाम बैजेस के बारे में सर्च कर सकते हैं कि कौन सा बैज किस लिए इशू किया जाता है और वो उसका फ़ायदा क्या है। तो ये वो बैज है जो कि आपको, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, फाइनल एग्ज़ाम पास करते हैं, तो आपको सिस्को की तरफ से ये डिजिटल बैज इशू होगा जो कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे शेयर कर सकते हैं और लोगों को आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं। जी, तो आज की ये हमारी वीडियो थी जो कि इंट्रोडक्शन टू IT एसेंशियल थी। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने ये वीडियो देखी। तो काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस कोर्स के तमाम लेक्चर्स टाइमली मिलते रहें, उसकी अपडेट्स मिलते रहें, तो बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसलिए ये बहुत इन डिटेल मैंने इसमें डिस्कस किया है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो मैं कोशिश करूँगा कि वो 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो, ताकि आप एक एक टॉपिक को आसानी से कवर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।